नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन 4 बड़े ऐतिहासिक कानूनों के बारे में जो सच में महिलाओं के अधिकारों को एक नई दिशा दे रहे हैं और उन्हें और भी सशक्त बना रहे हैं। आखिर कानून एम्पावरमेंट का जरिया कैसे बनता है? देखिए, कानून सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। और आज हम ऐसे ही 4 कानूनों को समझेंगे जो घर की चारदीवारी से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह भारतीय महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले घर पर सुरक्षा के अधिकार की बात करेंगे, फिर वर्क प्लेस पर सम्मान की, उसके बाद शादी में बराबरी और आखिर में पॉलिटिक्स में उनकी भागीदारी की। चलिए देखते हैं कि ये चारों पिलर्स मिलकर एक एम्पावर्ड इंडिया की नींव कैसे तैयार करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, वो जगह जहां सुरक्षा सबसे जरूरी मानी जाती है, घर। और यहाँ हम बात करेंगे 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। अब इस कानून की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि ये हिंसा को सिर्फ मारपीट यानी फिजिकल चोट तक सीमित नहीं रखता। नहीं, ये इमोशनल, वर्बल और यहाँ तक कि इकोनॉमिक अब्यूज मतलब आर्थिक शोषण को भी घरेलू हिंसा मानता है। ये उन अनदेखे जख्मों को पहचान देता है जो उतने ही गहरे हो सकते हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। और ये समझना जरूरी है कि ये कानून सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये असल में औरतों को रियल प्रोटेक्शन देता है। कैसे? ये उन्हें अपने शादी के घर में रहने का हक देता है, कोर्ट से तुरंत प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, और तो और फाइनेंशियल मदद भी। ये कानून साफ साफ कहता है, घरेलू हिंसा कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये एक संगीन अपराध है। चलिए अब घर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वर्क प्लेस की तरफ। देखिए, महिलाओं की इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए एक सेफ और रेस्पेक्टफुल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है ना? तो आइए देखते हैं कि 2013 का कानून इस चीज़ को कैसे पक्का करता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्ट अचानक से नहीं आ गया। इसकी कहानी शुरू होती है 1997 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। ये पहली बार था जब वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। तो जो 2013 का एक्ट है वो इसी फाउंडेशन पर खड़ा है। तो ये एक्ट सिर्फ हैरेसमेंट को डिफाइन करके नहीं रुक जाता, बल्कि ये एक्शन लेने का एक पूरा क्लियर कट रोड मैप देता है। हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जांच 90 दिन के अंदर पूरी करनी होती है ताकि इंसाफ मिलने में देर ना हो। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है, पर्सनल लॉज का, जो अक्सर धर्म से जुड़े होते हैं। यहाँ हम फोकस करेंगे 2019 के मुस्लिम विमेन एक्ट पर, जो एक खास प्रथा को एड्रेस करता है। ये कानून आखिर है किस बारे में? ये सीधे सीधे तलाक बिद्दत, जिसे आम भाषा में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहते हैं, उस पर निशाना साधता है। सोचिए, पहले इस प्रथा में एक हस्बैंड सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तुरंत डिवोर्स दे सकता था। इससे महिला एकदम से बेसहारा और असुरक्षित हो जाती थी। लेकिन इस एक्ट ने आकर पूरी सिचुएशन ही पलट दी। जो चीज़ पहले एक सोशल कस्टम मानी जाती थी, वो अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ये कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद महिलाओं को एम्पावर करना है। ये उन्हें हक देता है कि वो अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकें, और तो और अपने बच्चों की कस्टडी भी क्लेम कर सकें। बेसिकली ये उन्हें अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने का मौका देता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पिलर पर, जो हमें सीधा सत्ता के गलियारों में ले जाता है। क्योंकि अगर महिलाओं को सच में एम्पावर करना है तो उनकी आवाज़ वहाँ सुनी जानी चाहिए जहाँ देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। 1 सेकंड के लिए इस नंबर को देखिए। हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 15% से भी कम महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि देश की आधी आबादी की आवाज़ डिसीजन मेकिंग से कितनी दूर है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी इम्बैलेंस को ठीक करने की एक कोशिश है। तो इस कानून का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 33% रिजर्वेशन। जी हाँ, ये एक हिस्टोरिक प्रोविजन है जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करता है। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, इससे पॉलिसी मेकिंग में औरतों का नजरिया सबसे आगे आ जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ये रिजर्वेशन फौरन लागू नहीं होगा।
इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अगली जनगणना यानी सेंसस और उसके बाद डीलिमिटेशन का इंतजार करना होगा। डीलिमिटेशन मतलब चुनावी इलाकों की सीमाएं फिर से तय करना। तो इसका मतलब ये है कि इसका पूरा असर देखने में हमें अभी कुछ साल और लगेंगे। तो जब हम इन चारों कानूनों को एक साथ रखते हैं तो हमें सिर्फ अलग अलग रूल्स नहीं दिखते, हमें एक पूरा पावरफुल फ्रेमवर्क नजर आता है। एक ऐसा ढांचा जो महिलाओं को जिंदगी के हर मोड़ पर सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत आसानी से समझा देती है। देखिए, घर में सेफ्टी और सिक्योरिटी, वर्क प्लेस पर डिग्निटी और रिस्पेक्ट, शादी में इक्वालिटी और राइट्स, और आखिर में पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप। हर कानून एक मजबूत पिलर की तरह काम करता है और ये सब मिलकर एक बेहतर और ज़्यादा इंसाफ पसंद समाज बना रहे हैं। और आखिर में सारी बात इस एक चीज़ पर आ जाती है, नारी सम्मान, समान अधिकार और सशक्त भारत की नींव। ये कानून सिर्फ लीगल रिफॉर्म्स नहीं है, नहीं, ये इंडिया का कमिटमेंट है, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां हर महिला को इज्जत और बराबरी के मौकों के साथ जीने का पूरा हक हो। तो एक आखिरी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जैसे जैसे ये कानून जमीन पर उतरेंगे, ये आने वाले दशक में इंडिया की सोशल प्रोग्रेस को कैसे शेप देंगे। देखिए, कानून बनाना तो पहला कदम है, असली असर तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये लागू कैसे होते हैं और हमारा समाज उन्हें कितना अपनाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।